ये प्रकृति अद्भुत जीवन से भरी हुई है। हर प्रजाति अपने आप में खास है, अपने हिसाब से ढली हुई, अपने माहौल में जीने के लिए। एक गिरगिट का रंग बदलना हो या चमगादड़ का अल्ट्रासाउंड से देखना हो, ये सब बदलाव दिखाते हैं विकास की ताकत। यही तो जीने की कुंजी है। जानवरों को खाना ढूंढने, शिकारियों से बचने और बच्चे पैदा करने में मदद करती है। लेकिन हर जगह का माहौल एक जैसा नहीं होता। बड़े बड़े महाद्वीपों पर जानवरों को हमेशा मुकाबला करना पड़ता है और माहौल का दबाव भी झेलना पड़ता है। इस जिंदगी की जंग ने ही अद्भुत बदलाव लाए हैं। लेकिन द्वीपों पर जो मुख्य भूमि से बहुत दूर होते हैं, वहां जीवन अलग ही रंग दिखाता है। अलगाव अनोखापन लाता है, जीवों के भाग्य को ऐसे आकार देता है जिसकी कल्पना बड़ी भूमि पर नहीं की जा सकती। डोडो पक्षी की कहानी, जो कभी केवल मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था, अमता, अलगाव और अनुकूलन के बीच इस नाजुक संतुलन का मार्मिक उदाहरण है। यह विलुप्ति की कहानी है, लेकिन साथ ही मानवता के प्राकृतिक दुनिया पर प्रभाव और हमारे ग्रह की बहुमूल्य जैव विविधता की रक्षा के महत्व की कड़ी याद दिलाती है। हिंद महासागर के विशाल विस्तार में हलचल भरे महाद्वीपों से दूर मॉरिशस द्वीप स्थित है। मूंगे की चट्टानों से घिरा एक ज्वालामुखी रत्न, यह कभी पौधों और जानवरों की एक अनूठी श्रृंखला के लिए एक अभयारण्य था। हजारों साल पहले दूर देशों से हवाओं और धाराओं द्वारा लाए गए जीवन इस द्वीप पर पहुंचे। कई शिकारियों की अनुपस्थिति में ये उपनिवेशवादी फले फूले। वे अपने अपने रास्ते से विकसित हुए, द्वीप की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल होते गए। महाद्वीपों पर कठोर प्रतिस्पर्धा के विपरीत द्वीपीय जीवन अक्सर अधिक शांत था। संसाधन सीमित थे, लेकिन खतरे भी कम थे। इससे द्वीपीय सामंजस्य नामक एक घटना हुई, जहां जानवरों ने कम रक्षात्मक व्यवहार विकसित किए। डोडो, एक उड़ान रहित पक्षी, इस द्वीप अनुकूलन का एक प्रमुख उदाहरण था। शिकारियों से बेखबर यह मॉरिशस के शांतिपूर्ण जंगलों में पनपा। डोडो एक असाधारण प्राणी था, अक्सर चित्रित किए जाने वाले सुस्त, अनाड़ी पक्षी से कोसों दूर। टर्की से भी बड़ा, इसका शरीर मजबूत, टांगें मजबूत और चोंच प्रमुख हुकदार थी। इसके पंख उड़ान के लिए छोटे और बेकार, काम करने से ज्यादा सजावटी थे। यह अजीब और गरीब पक्षी शाकाहारी था, जंगल के फर्श पर पाए जाने वाले फलों, बीजों और मेवों को खाता था। डोडो का सामना करने वाले नाविकों की रिपोर्ट में इसके आह्वान को कबूतर जैसी धीमी आवाज के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने इसकी निडर प्रकृति को भी नोट किया, जो इसके अलगाव और प्राकृतिक शिकारियों की कमी से पैदा हुआ एक अनुकूलन था। डोडो ने मॉरिशस के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही यह जंगल से होकर गुजरता था, यह बीज फैलाता था, जिससे पौधे के जीवन के फैलाव में मदद मिलती थी। यह कोमल विशालकाय, द्वीप की अनूठी जैव विविधता का प्रतीक, अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहता था। उसे कम ही पता था कि इस रमणीय अस्तित्व को अप्रत्याशित आगंतुकों के आगमन से चकनाचूर होने वाला है। 16वीं शताब्दी ने मॉरिशस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। नई भूमि और धन की तलाश में प्रेरित यूरोपीय खोजकर्ता इस द्वीपीय स्वर्ग पर ठोकर मार गए। डोडो और कई अन्य स्थानिक प्रजातियों के लिए यह खोज विनाशकारी साबित होगी। जिन नाविकों ने पहली बार डोडो का सामना किया था, वे उसकी असामान्य उपस्थिति और पालतू व्यवहार से प्रभावित हुए थे। उन्होंने पक्षी के आकार और आसानी से संपर्क करने में आसानी पर आश्चर्य किया। हालांकि जिसे उन्होंने हास्यपूर्ण जिज्ञासा के रूप में देखा, उसे उन्होंने ताजे मांस के आसान स्रोत के रूप में भी देखा। मनुष्यों के आगमन से द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कई नए खतरे आए। शिकार, आवास विनाश और आक्रामक प्रजातियों की शुरुआत ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। चूहे, सूअर और बंदर जानबूझकर या गलती से नवागंतुकों द्वारा लाए गए देशी वनस्पतियों और जीवों पर कहर बरपाते हैं। भाग 5, डोडो का अंत। डोडो धीमी गति से चलने वाला और मनुष्यों से बेखबर शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य बन गया।
जंगल के फर्श पर रखे उसके अंडे चूहों और सुअरों जैसे आक्रामक शिकारियों की चपेट में आ गए। कभी फलता फूलता डोडो आबादी तेजी से घटने लगी। वनों की कटाई, जैसे जैसे मनुष्य कृषि और बसावट के लिए भूमि साफ करते गए, डोडो के आवास को और अधिक खंडित करते गए, जिससे प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। अत्यधिक शिकार, आवास के नुकसान और शुरू की गई प्रजातियों का संयुक्त दबाव डोडो के सामना करने के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। मनुष्यों के आगमन के एक सदी के भीतर आखिरी डोडो ने अपनी अंतिम सांस ली। इसके विलुप्त होने की सही तारीख अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन अधिकांश लेख इसे 17वीं शताब्दी के अंत में रखते हैं। डोडो, जो कभी मॉरिशस की अनूठी जैव विविधता का प्रतीक था, विलुप्ति और मानवीय क्रियाओं के विनाशकारी प्रभाव का प्रतीक बन गया। भाग 6। पृथक और संवेदनशील द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र। डोडो की कहानी अनोखी नहीं है। दुनिया भर के द्वीप अद्वितीय और अक्सर नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के घर ऐसी ही त्रासदियों के साक्षी रहे हैं। अलगाव से आकार लेने वाली द्वीपीय प्रजातियों में अक्सर शुरू की गई शिकारियों और तेजी से पर्यावरणीय परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक अनुकूलन का अभाव होता है। द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र अपने सीमित संसाधनों और अक्सर विशिष्ट प्रजातियों के साथ व्यवधान के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। एक भी विदेशी प्रजाति की शुरुआत से व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जो सहस्राब्दियों से विकसित हुए नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। डोडो जैसी एक भी प्रजाति के नष्ट होने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लहर प्रभाव पड़ सकता है। डोडो पर बीज फैलाव के लिए निर्भर रहने वाले पौधों को नुकसान हो सकता है। सदियों से बुने हुए जीवन का जटिल जाल सुलझने लगता है। भाग 7। विलुप्ति की छाया। डोडो का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की परस्पर वर्बुंडनहाइट और प्राकृतिक दुनिया पर मनुष्यों के गहरे प्रभाव की एक कड़ी याद दिलाता है। यह जैव विविधता को समझने और उसकी रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, न कि केवल व्यक्तिगत प्रजातियों के लिए, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए। आज विलुप्ति की छाया दुनिया भर में अनगिनत प्रजातियों पर मंडरा रही है। आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अतिशोषण प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए खतरा बने हुए हैं। डोडो के निधन से मिले सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। भाग 8। खोई हुई प्रजातियों के लिए दूसरा मौका। हाल के वर्षों में जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रगति ने विलुप्त होने की संभावना के बारे में बहस छेड़ दी है। विलुप्त प्रजातियों को वापस जीवन में लाना। डोडो अपनी प्रतिष्ठित स्थिति और अपेक्षाकृत हाल ही में विलुप्त होने के साथ इस तरह के प्रयासों के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में उल्लेख किया गया है। विलुप्त प्राणियों को पुनर्जीवित करने की संभावना गहन नैतिक और पारिस्थितिक प्रश्न उठाती है। क्या किसी प्रजाति को उस दुनिया में वापस लाना सही होगा जो उस दुनिया से बहुत अलग है जहां से वह गायब हो गई थी? क्या हम एक उपयुक्त आवास प्रदान कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं? मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र पर इसके पूर्ण प्रसारण का क्या प्रभाव पड़ेगा? भाग 9। रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य। जबकि विलुप्त प्रजातियों को फिर से जीवित करने का विचार कल्पना को पकड़ लेता है, हाथ में सबसे जरूरी काम हमारे ग्रह पर अभी भी मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की रक्षा करना है। आवास संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और स्थायी जीवन पर केंद्रित संरक्षण प्रयास ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जहां प्रकृति और मानवता दोनों पनप सकें। डोडो की कहानी एक सतर्क कहानी है, लेकिन प्रेरणा का स्रोत भी है। यह हमें जीवन की कीमतीता और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए हम सभी की साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अतीत से सीखकर और तत्परता और करुणा के साथ कार्य करके
हम एक ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां डोडो जैसी कहानियां न दोहराई जाएं और जहां प्राकृतिक दुनिया के अजूबे हमें प्रेरित और विस्मित करते रहें।